हेलो एवरीवन। आज हम ईएम वेव्स के प्रोपगेशन की बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। तो एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने ईएम वेव के प्रोपगेशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट 2-3 मिनट्स में पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस लेक्चर में भी। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे ईएम वेव्स के बारे में, कुछ चीजें रिकलेक्ट करने वाले हैं, और बेसिकली उसके जो प्रोपगेशन के लिए जो पैरामीटर्स हमने यूज किए थे उनको हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन के लिए जो हमें चाहिए होगा वो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल कर रखा है चीजें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, हमने ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमने देखा था कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग जो है साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ही फील्ड्स जो है वो टाइम और स्पेस में वेरी कर रही हैं साइनोसॉइडली। ठीक है, जो ये ब्लू वाला कर्व है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो ग्रीन वाला कर्व है, सॉरी रेड रेड वाला जो कर्व है, वो हमें बता रहा है कि वाई के अलोंग साइनोसॉइडल वेरिएशन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। और प्रोपगेशन जो है वो हमारा जेड एक्सिस की तरफ था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने ये 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अब साथ ही साथ हमने ये देखा था कि एक और रिलेशन होता है, एच नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन में ईटा। यहाँ पे ईटा क्या है, ये इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है मीडियम की, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस मीडियम की है। तो और इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको हम ओम्स में मेजर करते हैं। तो इस तरह से हम इसको भी डिफाइन करते हैं इंट्रिंसिक इम्पिडेंस को। अच्छा, तो ये बेसिकली है ईएम वेव के बारे में। ठीक है, कि उनका जो वेरिएशन है, हमने डिस्कस किया था कि ईएम वेव्स क्या होती हैं, वो टाइम स्पेस में वेरिएशन होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो हमने देखा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन किस तरह से ये है, और उनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी थी इसमें, अच्छा एक चीज और हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं, ये जो फैक्टर था हमारा e की पावर माइनस अल्फा जेड। ठीक है, यहाँ पर z ये बता रहा है कि z के अलोंग ये प्रोपगेशन हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे z बढ़ेगा, जैसे जैसे z बढ़ेगा e की पावर नेगेटिव होती चली जाएगी और नेगेटिव होती चली जाएगी, जिसकी वजह से ये फैक्टर कम होता चला जाएगा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू डिसाइड करती है कि कितनी तेजी से ये गिरेगा, इसीलिए अल्फा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटीन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं हम। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। बीटा जो होता है वो होता है हमारा फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो z जैसे जैसे बढ़ेगा ये पूरा एंगल भी चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो वो हम देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर स्पेस में आप देखेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे आकर के आप देखेंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो अलग अलग मिलती चली जाएगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग मिलती चली जाएगी। साथ ही साथ ये टाइम में वेरिएशन भी है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमेशा पीक नहीं मिलेगी आपको, ये भी वेरी करता रहेगा इस तरह से। तो ये स्पेस टाइम का वेरिएशन है। ठीक है, और ऐसे ही ये एंगल है, ये थीटा ईटा क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर हमने ईटा जो डिवाइड किया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और एंगल होगा। तो वही एंगल जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एंगल में से माइनस कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का एंगल मिल जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये हम पावर सिस्टम में, मशीन्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में, सर्किट एंड सिस्टम्स में करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये था ईएम वेव्स के बारे में, उनकी इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, और अल्फा और बीटा के बारे में। ठीक है, अल्फा और बीटा मिलकर के हमें क्या बनाते हैं, एक मिलकर के बेसिकली ये बनाते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा। ठीक है, तो गामा क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस जे बीटा। अब अल्फा का जब रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था तो वो ये आया था, और बीटा का रिलेशन ये आया था। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा रिलेशन है, बट एनीवेज वी हैव टू यूज इट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कुछ कांस्टेंट्स के बारे में, कि बेसिकली जब वेव मूव करती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इन पैरामीटर्स की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। तो अभी जब हम दूसरे मीडियम्स के लिए भी इनको देखेंगे तो हमने वापस से इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, तो पिछला जो हमने केस लिया था लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, वो एक जनरल केस था। उसी के केस में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ अल्फा बीटा दूसरे मीडियम्स के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी हमें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। अब ये जो u है बेसिकली ये वेलोसिटी है, इसे शायद हमने v करके लिया था। तो ये v क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन में बीटा, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था।
साथ ही साथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय बीटा, ये रिलेशन भी हमने देख लिया था। ये मिलकर के हमें क्या बता रहा है, प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है। ये प्रोपगेशन की नॉलेज हमें दे रहा है, प्रोपगेशन की नॉलेज ये हमें दे रहा है। ये हमारा डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और ये जो डायग्राम है बेसिकली ये ईएम वेव के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का है उसके बारे में हमें बता रहा है। अब ये क्या है, ये जो बॉक्स है ये हमें बता रहा है मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में, मीडियम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, हमने देखा था या मीडियम का बिहेवियर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि JS और JDS बेसिकली ये कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, जिनको हमने डिवाइड किया था सिग्मा अपॉन में ओमेगा एप्सिलॉन, ये हमारे पास रिलेशन आया था। इसी को हमने टेन थीटा भी बोला था, और इसी को हम लॉस टेंजेंट भी बोलते हैं। इसका नाम शायद मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, बट एनीवेज ये इसको हम लॉस टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है, इसकी वैल्यू हमें बताती है। देखिए जे सी एस अपॉन में JDS हमने इसको लिखा था, या JS अपॉन में JDS लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज्यादा है। दैट मीन्स कंडक्शन पार्ट ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट बहुत कम है। तो अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, केवल कंडक्शन करंट है। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन करंट जीरो है, नीचे डिनोमिनेटर कुछ हो सकता है, यानी कि कुछ है अगर वेव प्रोपगेट कर रही है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद जीरो से इंफिनिटी के बीच में जो वैल्यू आती है उस पर डिपेंड करता है कि जो भी करंट डेंसिटी है वो कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में है, या फिर कितना वो एक्चुअल करंट की फॉर्म में, चार्ज के मोशन की फॉर्म में। तो ये बेसिकली मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो हमें बताती है उसके बारे में। सिमिलरली ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला एक और पैरामीटर है ईटा, और इसी से हमें पता चलता है कि टाइम में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है टाइम में, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये थीटा एन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए सपोज कीजिए, तो अगर ये वैल्यू 180 डिग्री है थीटा एन, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो एच जो होगा वो ई से 180 डिग्री बिहाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो फिर कुछ इस तरह से आती वेव। लेकिन अभी फिलहाल ये एक जनरलाइज्ड वेव है, तो बेसिकली ये थीटा एन हमें क्या बता रहा है कि टाइम में कितना वेरिएशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो ये इंफॉर्मेशन इसके एंगल से हमें मिलती है, और इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, ठीक है। कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना गुना है या कितना गुना कम है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो ये अलग अलग मीडियम पे के लिए ये अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्सिलन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। बेसिकली अगर फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखें तो एप्सिलन, म्यू और सिग्मा, ये तीनों तीनों मीडियम की प्रॉपर्टी है, और उसी पे डिपेंड करेगा कि इंट्रिंसिक इंपेडेंस मीडियम की कितनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इंट्रिंसिक इंपेडेंस ऑफ मीडियम बोलते हैं, ठीक है। और मीडियम को जो डिफाइन करते हैं वो जो पैरामीटर है पता लगाने के लिए वो एप्सिलन, सिग्मा और म्यू होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों पैरामीटर्स की मदद से हम मीडियम को बेसिकली डिफाइन करते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो उसमें किस तरह से वेरिएशन आएंगे या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ओके, इसके ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ये पैरामीटर्स बार बार हम वापस रेफर करते रहेंगे। बस अब हम दूसरे मीडियम्स के लिए इसको देखेंगे। तो हमारे पास चार तरह के मीडियम पॉसिबल थे, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने देख लिया था। अब हम शुरुआत करेंगे लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो हमारा सेकंड मीडियम है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, तो ये लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में हम बात करेंगे। तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा? जिसमें कोई लॉस ना हो, मतलब जब ईएम वेव प्रोपेगेट करती है तो उसके एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस ना आए, कोई चेंजेस ना आए। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो टर्म है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ इसके लिए। ओके, ग्रीन ले लेके हम, चलिए ब्लू पेन हम ले लेते हैं। तो बेसिकली ये जो फैक्टर है इसकी वजह से आ रहा था क्या, हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो गिर रहा था। देखिए ये एम्पलीट्यूड है, ये कोसाइन है, यानी साइनोसॉइडली वेरिंग
EM वेव है, ठीक है। तो ये जो बीच में सर्कल किया हुआ है ब्लू कलर से हमने, यही पैरामीटर क्या कर रहा है, उसको गिरा रहा है, एक्सपोनेंशियली गिरा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है, e की पावर माइनस अल्फा जेड, ठीक है। अगर ये पोर्शन 1 हो जाए, ठीक है, अगर ये पोर्शन हमारा 1 हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारे एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। और इसके 1 होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, माइनस अल्फा जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 1। log 1 हम जानते हैं 0 होता है, दैट मीन्स अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि z तो 0 सिर्फ एक ही पॉइंट पर होगा ना, उसके बाद तो z तो वेरी करेगा ही करेगा EM वेव के लिए। अगर हम बात करें तो z को हम ला सकते हैं इधर डिनोमिनेटर में, वो 0 हो जाएगा। तो अल्फा की अगर हम बात करें तो वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमारे पास अल्फा होना चाहिए 0। अब देखिए अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का रिलेशन हमें इन दोनों रिलेशंस में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए या तो ओमेगा 0 हो जाए, क्योंकि पूरा जो रूट है इसके बाहर ओमेगा है, अगर ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ये 0 हो गया इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, इसका मतलब साइनसोइडल वेरिएशन है ही नहीं, तो ओमेगा तो 0 नहीं है। साथ ही साथ म्यू और एप्सिलॉन भी 0 नहीं है, क्योंकि ये मीडियम में है, कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा, अगर मीडियम होगा तो उसका कुछ ना कुछ एप्सिलॉन और म्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन वैक्यूम का जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू भी म्यू नॉट होता है, जो कि परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। तो वो भी 0 नहीं होता, तो ये तो 0, ये भी 0 नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें बाकी ये 1 और 1 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्वांटिटी बेसिकली क्या होनी चाहिए हमारी, कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ये 0 होनी चाहिए, ताकि अंडर रूट में ये पूरा का पूरा टर्म हो जाए 1, और उसके बाद 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0, और फिर वो ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा अल्फा। अब ये क्वांटिटी 0 कब होगी, या तो एप्सिलॉन इनफाइनाइट हो जाए, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाए, या फिर सिग्मा 0 हो जाए। तो बेसिकली एप्सिलॉन इनफाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, सिग्मा, सिग्मा जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि अगेन हम देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, ठीक है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन से। तो सिग्मा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा 0 होना चाहिए। तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए सिग्मा होना चाहिए 0। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना, कंडक्टेंस, ओके कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब मीडियम जो होता है परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए। कनेक्टिविटी 0 मतलब लॉसलेस, ठीक है। EM वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो नहीं गिरेगा, एम्पलीट्यूड जो है वो नहीं गिरेगा, एम्पलीट्यूड समान रहेगा, ठीक है ना, बोथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इस तरह का मीडियम जो होगा वो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाएगा। अब इसी के केस में ये जो मीडियम है इसका एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे ही म्यू कितना हो जाएगा, वो म्यू आर म्यू नॉट हो जाएगा, और हम जानते हैं सिग्मा तो यहाँ पर 0 है ही, ठीक है। अब अल्फा हमारा 0 आ गया है, ठीक है, और कंडीशन उसके लिए क्या निकल के आई है, सिग्मा 0 होना चाहिए। अब ऐसे केस के लिए बीटा कितना होगा वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बीटा के केस में भी ये एक टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 है यानी 2 हो जाएगा, 2 जो होगा वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। अब इसी से अगर आप देखें तो ओमेगा अपॉन में बीटा कितना हो जाएगा, इसका मतलब यानी कि 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अब ये हम पहले से जानते हैं कि ओमेगा अपॉन में बीटा क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है वेव का, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन। तो यही हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव निकल के आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मीडियम की प्रॉपर्टीज की मदद से हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक पे ये डिपेंड कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमने बात कर लिया इसके प्रोपगेशन की, हमने वेलोसिटी भी निकाल ली है, मीडियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक की भी बात कर ली है, लॉसलेस कब होगा डाइलेक्ट्रिक हमने इसकी भी बात कर ली है, ठीक है, प्रोपगेशन के वक्त। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप इस केस की बात करें यहाँ पर, तो लॉस टेंजेंट जो होगा वो भी कितना आ गया, 0। 0 का मतलब क्या है, लॉस टेंजेंट भी 0, क्योंकि सिग्मा 0 है, हमारा सिग्मा 0 है, तो लॉस टेंजेंट 0 होने की वजह से JS अपॉन में JDS भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जो भी करंट है वो क्या है, यहाँ पर
जो इसका रेशियो है वो बेसिकली क्या है, 0 है। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी सिग्मा क्या है, 0 है। सिग्मा 0 होने की वजह से अंडर रूट में क्या बचेगा, जे ओमेगा म्यू अपॉन में जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू अपॉन में एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ईटा की तो वो आ जाएगा म्यू अपॉन में एप्सिलॉन। अगर हम इसके बात करें एंगल की, ठीक है, तो थीटा एन की अगर हम बात करें तो थीटा एन भी हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि वो भी क्या होता है, सिग्मा अपॉन में म्यू एप्सिलॉन होता है। ठीक है ना, सॉरी, टेन इनवर्स, ओके मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। ओके, थीटा ईटा को हम लिख लेते हैं एक बार। थीटा ईटा जो होता है वो 1/2 टेन इनवर्स सिग्मा अपॉन में ओमेगा एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब सिग्मा 0 होने की वजह से ये टेन इनवर्स 0 मतलब 0, और ये हाफ से मल्टीप्लाई होकर फिर से 0, तो थीटा ईटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 0। अब देखो थीटा ईटा अगर 0 हो गया तो यहाँ पे ये एंगल 0 हो गया। इसका मतलब कॉस का जो एंगल है वो दोनों ही टर्म्स में क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि ये क्वांटिटी हो गई 0। ठीक है, अब दोनों ही केस में सेम हो गया, इसका मतलब टाइम में इनके बीच में कोई वेरिएशन नहीं है, केवल स्पेस में वेरिएशन है। ठीक है ना, तो स्पेस में ये वेरी करती रहेंगी वैसे ही वैसे, और टाइम में इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, दोनों कॉस हैं और एंगल सेम है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस के साथ चेंज आएगा दोनों में समान चेंज आएगा साइनोसॉइडल, टाइम के साथ इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, okay, this was all about our second medium. Now we will start with our third medium. ठीक है, तो अभी तक हमने लॉसी डाइलेक्ट्रिक और लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक की बात की है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। ठीक है, जैसे कैपेसिटर के बीच में हमने कोई इंसुलेटर रख दिया है, एयर हो सकता है, कोई और मीडियम हो सकता है, वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है अगर वो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है तो उसमें करंट साइनोसॉइडल होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडल प्रोड्यूस होगी, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पर प्रोड्यूस हो सकती है। अब उस बीच में कैपेसिटर के बीच में जो मीडियम है वो लॉसी डाइलेक्ट्रिक है या लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक है, इस इसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का प्रोपेगेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि अगर थीटा ईटा 0 है, ठीक है, और सॉरी अल्फा 0 है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि ये जैसे है वैसे ही जाएगा, पूरा एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो ट्रांसमिशन जो होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड गिरता जाएगा उसका, वो एक पॉइंट पे 0 होना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे 0 होना शुरू हो जाएंगी या नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद ट्रांसमिशन नहीं है ईएम वेव का। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केस यही होता है कि ईएम वेव जो होती है वो गिरने लगती है। ईएम वेव क्या है, हमारा लाइट हो गया है हमारे पास, या इंफ्रारेड हो गया है, या फिर हमारे पास इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जैसे बहुत सारी रेंज है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सभी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, तो ये हमने बात किया। लेकिन हम जानते हैं कि जो ईएम वेव्स होती हैं वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे लाइट सन से हमारे पास आती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक पर्टिकुलर हाइट तक है, और उस हाइट के बाद और सन के बीच में जो स्पेस है वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे जब आप डेंसिटी निकालोगे, गैसेस डेंसिटी निकालोगे, तो वो नेग्लिजिबल निकल के आती है। ठीक है, तो वहां पर हम बोलते हैं कि वो कुछ है ही नहीं वहां पर। लेकिन जो लाइट या हीट जो सन की है वो वहां से यहाँ तक ट्रेवल करते हुए आ रही है, क्योंकि तभी तो उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि लाइट हमें दिख रही है वहां पर सन की। इसके अलावा हम उसकी हीट को, वार्मथ को हम उसकी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस से भी ट्रेवल कर सकती है। तो हम तीसरा जो हमारा मीडियम है वो हम स्पेस लेंगे, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली तीसरा जो हमारा मीडियम है वो हमारा वैक्यूम रहेगा। ठीक है, अब अगेन वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में अगेन हमारा जो सिग्मा होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो कंडक्टिविटी है 0। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास सिग्मा क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। अब अगर सिग्मा 0 होगा तो हम पहले ही देख चुके हैं, और नहीं अगर आपने ऑब्जर्व किया तो वापस से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा 0 आपने जैसे ही पुट किया, ये पूरी क्वांटिटी अल्फा जो होगा वो निकल के आ जाएगा 0। ठीक है, और ये क्वांटिटी निकल के आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो ये हमारी क्वांटिटी बन जाती है। तो
ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, वैक्यूम का, ये वैक्यूम का भी कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली। अच्छा, एप्सिलॉन जो होगा वो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, म्यू जो होगा वो म्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए ही हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो रेफरेंस है हमारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्फा की तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अगर हम बात करें बीटा की तो बीटा हमारा निकल के आएगा ओमेगा, और अंडर रूट में म्यू एप्सिलॉन आया था पिछली बार, इस बार म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। ठीक है, तो अगेन इससे जब हम म्यू अपॉन बीटा, ओमेगा अपॉन बीटा निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अब जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यूज हम जानते हैं 4 पाई अपॉन में 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। ठीक है, ये जो वैल्यू है अगर हम एसआई यूनिट्स में बात करें, और अगर हम एप्सिलॉन की बात करें तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं एसआई यूनिट्स में। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी ओमेगा अपॉन बीटा जो होता है वो वेलोसिटी होती है, तो ये निकल के आती है सी के इक्वल। सी क्या होता है, ये बेसिकली है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैक्यूम में जो है ये इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है। तो लाइट जो होती है ये लाइट की स्पीड है, लाइट की ट्रेवल करने की स्पीड है। हम जानते हैं कि लाइट भी जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और वो इसी स्पीड से ट्रेवल करती है। और अब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ गया है वैक्यूम में किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने का। तो ये स्पीड जो हो गई ये फिक्स हो गई। अब अगर हम बात करें ऊपर, इस केस में म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू जो हो सकती है वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पे म्यू आर और एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है 12th क्लास में कि अगर ऑप्टिकली डेंसर या रेयर मीडियम के बारे में, तो बेसिकली होता क्या है उसमें यही होता है कि उनका एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन म्यू आर जो होता है बेसिकली उनकी वैल्यूज जो होती है वो वेरी करती है। जैसे जैसे उनकी वैल्यूज वेरी करती रहती हैं उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वहां पे रिड्यूस होती चली जाएगी, या इसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर प्रोपगेशन इन दिस मीडियम कॉल्ड फ्री स्पेस। ठीक है, एक और पैरामीटर हमारा रह गया इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस अगर हम निकालें यहाँ पर, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये। तो इस फॉर्मूले में अगेन हमें सिग्मा को 0 पुट करना है, तो हमारे पास फिर से वैल्यू आएगी म्यू अपॉन में एप्सिलॉन अंडर रूट। तो क्योंकि अब हमारा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है वैल्यूज, तो यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आ जाएंगे। फिर से अगर हम इनकी जो वैल्यूज हैं अगर हम उनको पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 120 पाई विच इज नियरली इक्वल टू 377 ओम्स। ठीक है, तो हम ये क्या है 377 ओम्स क्या है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है किसकी, ये हमारे फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन को जो ऑफर होने वाली इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है वो इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थीटा ईटा निकाले तो वो भी जो होता है हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ सिग्मा अपॉन में ओमेगा एप्सिलॉन है। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो थीटा ईटा फिर से क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और जिसका मतलब क्या है कि टाइम में कोई वेरिएशन नहीं होगा, टाइम में कोई फेज चेंज नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो सेम ये जो ग्राफ हमने शो किया है यही एप्लीकेबल होगा इस तीसरे मीडियम के लिए भी। ठीक है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज और हम बोल सकते हैं कि ax is the direction of variation of electric field and ay is the variation of magnetic field intensity along ay axis एंड az जो है वो हमें बताता है किसके बारे में, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, तो ax क्रॉस ay जब हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, az मिल जाता है। और वैसे ही हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो हमें क्या मिल जाता है, उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिल जाती है, जिसको कभी कभी हम एक ए से शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये राइट हैंड रूल को स्क्रू रूल को फॉलो करते हैं जैसे कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करती है। ठीक है, अब इस तरह की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कैसी वेव्स होती है, हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है वो पार्टिकल के मोशन
या जो भी हमारी क्वांटिटी है उसके वेरिएशन की डायरेक्शन में होता है, जैसे कि साउंड वेव। जैसे कि ये सोर्स है तो ये अपने आगे वाले को हिट करेगा। साउंड वेव्स जो पार्टिकल जब हम बोलते हैं तो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को हिट हिट करते हैं, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन का जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है, प्रोपगेट होती है साउंड वेव। तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये और पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन ये। तो बेसिकली इस तरह की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जिनमें डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है वो पार्टिकल के वेरिएशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव क्या है, इस तरह से ये स्ट्रिंग मान लीजिए ये वेरी कर रही है इस तरह से, तो इसका वेरिएशन कैसा है, इस तरह का पार्टिकल का, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का वेरिएशन अप डाउन है इस तरह से। नेक्स्ट, लेकिन ये जो वेव है ये प्रोपगेट कर रही है इस तरफ। ठीक है, अगर हम इस एंड को ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये वेव इस तरफ प्रोपगेट कर रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप सेम चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो क्वांटिटी वेरी कर रही है यहाँ पे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, जिस वजह से ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। और इन्हीं को हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको TEM भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं को वेव को हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं हम इनको यूनिफॉर्म प्लेन वेव, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म रहती है मतलब देखिए यहाँ पर जो है अल्फा जीरो होने के कारण, जो प्रोपगेशन कांस्टेंट के जीरो होने के कारण यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिके नहीं करता है। एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है हर वक्त, और क्योंकि एम्पलीट्यूड हर वक्त कांस्टेंट है इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेव। ठीक है ना, यूनिफॉर्म प्लेन वेव, एक ही प्लेन में यूनिफॉर्मली ये मूव कर रही है। ठीक है, और फिर हम जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है उसी के हिसाब से हम उसका पोलराइजेशन भी निकालते हैं। ठीक है ना, तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की मदद से हम इसका बताते हैं। तो पोलराइजेशन के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, बट पोलराइजेशन ओके वी विल सी इट लेटर ऑन। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट मीडियम बचता है, फोर्थ मीडियम जिसको हम बोल रहे हैं, और वो जो मीडियम है वो हमारा गुड कंडक्टर है। चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने बात की हमारे पास किस किस तरह के मीडियम अवेलेबल है, कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कहीं पे भी मूव कर सकती है। ठीक है, अब उसके मोशन के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास किस किस तरह के मीडियम्स पॉसिबल है। या तो कुछ मीडियम हो ही ना, जैसे फ्री स्पेस हो गया। ठीक है, या तो मीडियम होगा तो दो तरह का होगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के लिए इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो चार्जेस इन मोशन की वजह से वो प्रोड्यूस होती है। और उसी तरह के कुछ रीजंस की वजह से हम इनके इस तरह के क्वालिफिकेशन बेसिकली क्लासिफिकेशन हम इसके कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह के मीडियम बचे, एक कंडक्टर हो गया और एक हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो तरह के हो सकते हैं, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और नॉन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, मतलब लॉसी डाइलेक्ट्रिक और लॉस लेस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो परफेक्ट इंसुलेटर हो गया, कैसे ऐसे कंडक्टर जो हो गया, देखिए लॉसलेस लॉसी डाइलेक्ट्रिक जो हो गया ना, वो बैड कंडक्टर का भी एक तरह से हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। तो उसी में हम थोड़ा सा कंडक्शन अगर बढ़ा दें तो वो क्या होगा, लॉसी डाइलेक्ट्रिक के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पॉसिबल अब केस बचा है गुड कंडक्टर का, वो अब हम देखेंगे लास्ट हमारे पास जो बचा है। तो गुड कंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। क्योंकि गुड कंडक्टर हम उस साइड में ले रहे हैं कि परफेक्ट कंडक्टर की साइड में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा जो हो जाएगा बेसिकली ये नियरली हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, कंडक्टिविटी शुड बी वेरी हाई। अब इस केस में बाकी केस के पैरामीटर क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, और म्यू जो हो जाएगा वो म्यू आर म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे, इसमें यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसके लिए हमें इस तरह से आगे मूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोपगेशन की बात करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, कौन कौन सी इक्वेशन उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बताती हैं। तो अब हमें बात करनी है गुड कंडक्टर के मोशन के बारे में, प्रोपगेशन के बारे में। और अगेन जैसे हमने प्रीवियस प्रोपगेशन पढ़े हैं तीनों मीडियम के लिए, इसी मीडियम के लिए भी हम वैसे ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, हमारे जनरल फॉर्मूले से निकलेगा। तो हमारा जनरल फॉर्मूला यही है। अब इसमें देखिए कि अगर सिग्मा जो हुआ है वो अगर यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा,
ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर की कोई यहाँ पर विषय मतलब कुछ वैल्यू रह नहीं जाती है, फिर इसका मीनिंगलेस हो जाएगा ये क्वांटिटी। फिर उसका स्क्वायर है अगेन इन्फिनिटी हो जाएगी, +1 करने से कोई फायदा नहीं है, -1 करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है यहाँ पर, सॉरी ये पूरी जो क्वांटिटी है ना ये वाली, ये सिग्मा के ही इक्विवेलेंट हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर के ही इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है। ये सिग्मा स्क्वायर के ही इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है। अब सिग्मा स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये जो होगा इसमें से -1 हमें करना है क्योंकि ब्रैकेट है हमारे पास, फिर ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है ना, ये ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है उसके बाद। तो सिग्मा स्क्वायर -1 यानी सिग्मा स्क्वायर अगेन, ठीक है। तो यानी ओमेगा अंडर रूट में म्यू एप्सिलॉन बाय 2 और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, लिख लेने से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ओमेगा म्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2 और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। तो बेसिकली होगा क्या कि हम सिग्मा को बाहर रख सकते हैं, सिग्मा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है ना, म्यू एप्सिलॉन बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। जब हम बीटा को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी यही वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि बीटा में क्या है, सेम रिलेशन है, बस एक साइन का डिफरेंस है ना यहाँ पर, ये प्लस है यहाँ पर। तो वही अगेन सिग्मा स्क्वायर में 1 प्लस भी कर दिया तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये जो है ना ये सिग्मा स्क्वायर है, लेकिन उसके बाद उसका रूट भी है, तो स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा जो है वो बाहर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पर नहीं है, सिग्मा अंदर ही रहेगा, यहाँ पर सिग्मा जो होगा वो अंदर ही रहेगा। अब देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट में करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट में रखेंगे तो अंदर हम ओमेगा स्क्वायर को लेके जा सकते हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे साथ ही साथ क्या होगा ना, यहाँ पे ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन भी आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इन्फिनिटी नहीं रखा है, जब हम इसको इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस खो देगा, लेकिन हम इसको इन्फिनिटी रख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा अंडर रूट म्यू सिग्मा अपॉन में 2 ओमेगा। इसका मतलब अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में ओमेगा सिग्मा म्यू बाई 2, ठीक है। और इसी में ओमेगा की जगह अगर हम 2 पाई एफ रख दें तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई एफ सिग्मा म्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारी अल्फा और बीटा की। इसी से हम प्रोपगेशन कांस्टेंट अभी अगर निकालना चाहें तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, सिंपली अगर हम इसमें स्पीड निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा अपॉन में बीटा करके बाकी सारी क्वांटिटी लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो वहां से वेलोसिटी कितना निकल के आएगी, वेलोसिटी निकल के आएगी इसकी 2 ओमेगा बाय म्यू सिग्मा, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना था, ओमेगा अपॉन में बीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो हमारी निकल के आएगी वो ये निकल के आ जाएगी 2 ओमेगा अपॉन में म्यू सिग्मा। देखिए वेवलेंथ हमने निकाली नहीं है, लेकिन वेवलेंथ भी हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बीटा z इक्वल टू 2 पाई कब होता है, जब z जो होता है हमारा लैम्डा के इक्वल होता है, तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई बाय बीटा होता है हमारे पास। तो ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी हम तीनों के लिए निकाल ही सकते हैं, वेवलेंथ हम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोटिस करना कि ये जो लेंथ होगी, ये जो वेव लेंथ है हमारी, ये वेरिएबल होगी, क्योंकि बीटा जो है वो वेरिएबल है। अलग अलग मीडियम में जो है फेज कांस्टेंट जो है हमारा चेंज हो रहा है, बीटा चेंज हो रहा है। अब बीटा चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वेवलेंथ भी चेंज होगी, ठीक है। तो वेवलेंथ वेरिएबल है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात करें पिछले मीडियम में, अगर हम बात करें तो वो बेसिकली उसमें कांस्टेंट रहेगी और वो भी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा प्रोपगेशन के बारे में। अब हमें लास्ट पैरामीटर हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें ईटा निकालना है। तो हम हर किसी केस के लिए भी ईटा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे। तो ईटा का फॉर्मूला हम ऊपर से वापस से देख लेते हैं। ईटा हमारे पास था जे सिग्मा म्यू अपॉन में, जे ओमेगा म्यू अपॉन में सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम इसको एक बार वापस लिख लेते हैं,
जे ओमेगा म्यू अपॉन में सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये हमारे पास था। अब सिग्मा जो हो गया है वो हो गया है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड करने का मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ईटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जे ओमेगा म्यू अपॉन में सिग्मा। अब हमें क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये बेसिकली, तो इसका रियल पार्ट सॉरी इसका मैग्नीट्यूड और एंगल जो है हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगल जो आएगा वो केवल जे की वजह से आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये केवल इमेजिनरी टर्म है जिसके लिए एंगल होता है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये रूट भी है। रूट जब हम लेते हैं तो एंगल जो है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना निकल के, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, ओमेगा म्यू अपॉन में सिग्मा, ठीक है। और एंगल इसका कितना हो जाएगा, 90 का हाफ, दैट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर ईटा जो है हमारे पास ये निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ईएम वेव का हमारा जो प्रोपेगेशन है वो फिनिश हो जाता है। देखिए ये जो एंगल है हमारा थीटा एन है, ठीक है। ये थीटा ईटा जो है या थीटा एन जो भी हम बोल रहे हैं, ये वापस से हम वहां पर पुट कर सकते हैं कि अब मतलब 45 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा टाइम की वजह से, ठीक है ना। टाइम की में जो वेरिएशन होगा वो 45 डिग्रीज का होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 45 डिग्री बिहाइंड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोपेगेशन था वो हमने पूरा स्टडी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अब दो छोटे छोटे पैरामीटर हैं, एक तो चीजें रह गई हैं, वो हम डिफाइन कर लेते हैं जो हम कंडक्टर के लिए ही बेसिकली लेते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टर के लिए ही हम कुछ एक दो चीजें हैं, एक दो टॉपिक है हमारे, वो हम कवर कर लेते हैं। ये फॉर्मूला एग्जाम में भी पूछ रहता है कभी कभी, इसमें बेस न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं स्किन डेप्थ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है पहले हम उसको देखते हैं। देखो जरा, जैसे जैसे ईएम वेव जो है प्रोपेगेट करती है कंडक्टिंग मीडियम में, तो वो बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड गिरने लगता है। देखिए हमारे पास केवल के दो केस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें अल्फा जीरो होगा, जिनमें सिग्मा जीरो होता है। कौन कौन से, एक तो वैक्यूम और एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसमिशन होगा इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड गिरेगा नहीं। तो वंस यू हैव जनरेटेड sinusoidally varying electromagnetic wave, or basically it will continue till infinity, it will move, keep on moving टिल इन्फिनिटी। बट हमारे पास दो केस ऐसे हैं जिनमें लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कंडक्टिंग मीडियम जो है बेसिकली वहां पर अल्फा जो होता है वो नॉन जीरो होता है, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो नॉन जीरो होता है। तो वहां पे ये एम्पलीट्यूड जो होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें लॉसी डाइलेक्ट्रिक की, तो अगर वो इफ इट इज मोर ऑन डाइलेक्ट्रिक साइड, लेस ऑन कंडक्टिंग साइड, ठीक है, तो होगा क्या, कंडक्टर साइड कम होगा, डाइलेक्ट्रिक की साइड ज्यादा होगा, तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। वो नियरली जीरो ही होगा, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक ही है एक तरह से। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टिंग की, तो वो अल्फा सिग्मा जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू जो होगी बढ़ती चली जाएगी, तो एम्पलीट्यूड तेजी से गिरेगा। तो अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें तो उसमें उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्या, कि इस फैक्टर की वजह से जो डिके होगा वो बहुत तेजी से होगा। जितना बेहतर कंडक्टर होगा ये उतनी तेजी से एम्पलीट्यूड इसका गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये हो किसकी वजह से रखा है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वजह से हो रहा है, अल्फा की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसकी मदद से हम बताते हैं कि किस में कितनी तेजी से गिरेगा। तो मीडियम्स को या कंडक्टर्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली अल्फा की मदद से भी हम उस चीज को बता सकते हैं, लेकिन एक पैरामीटर भी हम डिफाइन कर सकते हैं जिससे हमें उसकी पेनिट्रेशन का पता चले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना पेनिट्रेशन करेगी, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमने एलसी सर्किट में, एलआर सर्किट में, सीआर सर्किट में या एलआरसी सर्किट में बेसिकली हम क्या डिफाइन करते हैं, हम टाइम कांस्टेंट एक डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट जो होता है हमारा, वो हमें बताता है कि रिस्पॉन्स जो होता है बेसिकली इस फैक्टर की वजह से ही होता है। तो कहीं कहीं जो हमारा करंट का रिस्पांस होता है उसमें फैक्टर आ जाता है ई की पावर टी माइनस टाउ, हम इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं। कहीं कहीं फैक्टर जो होता है वो ई की पावर माइनस टाउ हो जाता है, ठीक है, ये हमारा टाइम कांस्टेंट है। तो बेसिकली
ये वैल्यू जब हमारी 1 हो जाती है, या इस पूरी वैल्यू की बात करें तो -1 जब हो जाती है, अब सिर्फ टाउ की बात करते हैं, अगर ये 1 हो जाती है जब हम, ठीक है ना, उसके लिए हम इस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। जब ये 1 हो जाता है तो ये पूरी क्वांटिटी 0.37 के अराउंड आ जाती है, यानी कि 37% के करीब हो जाती है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं कि अगर ये अल्फा जेड जो है, ये वैल्यू अल्फा जेड वैल्यू, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, चलिए, हाँ, अब देखते हैं इसको। ये जो फैक्टर है इसमें अगर हम अल्फा जेड की बात करें, अगर ये वेक्टर जब 1 हो जाएगा तो उस केस में ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये 0.37 के करीब हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस एम्पलीट्यूड के, अर्लियर एम्पलीट्यूड के, या स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड के। ओके, और उसी केस के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, और ये इस केस में क्या बता रहा है, प्रोपेगेशन बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड इतना गिर गया है। तो उसके लिए हम स्किन डेप्थ डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम z को बोल देते हैं डेल्टा, ठीक है ना, उस डेप्थ को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो z बेसिकली क्या बता रहा है कि कितना वो मूव कर चुका है मीडियम में, जीरो से हमारा EM वेव शुरू हो रही है z इक्वल टू 0 से, और वो आगे करके प्रोपोगेट कर रही है। डेल्टा कोई डिस्टेंस है, वहां तक आते आते e की पावर जो हो जाती है वो -1 हो जाती है, मतलब अल्फा जेड जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और उसी केस में जो जेड की वैल्यू जो होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जेड बढ़ रहा है ना, इस जेड को हम डेल्टा बोल देते हैं। तो डेल्टा बेसिकली हमारे सिर्फ जेड को बता रहा है कि कितना वो प्रोपेगेट कर रही है, कितना उसको पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, जब तक कि वो 0.37 टाइम्स होगा, ठीक है, या 37% तक गिर जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यही हमारा स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन को। द स्किन डेप्थ इज अ मेजर ऑफ द डेप्थ टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन पेनिट्रेट द मीडियम, ठीक है। तो ये एक मेजर है, ऐसा नहीं है कि डेल्टा तक ही पेनिट्रेट करती है, लेकिन डेल्टा की मदद से हम बताते हैं कितना पेनिट्रेट करती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए डेल्टा की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। कुछ इमेजिनरी वैल्यूज हम ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए डेल्टा की वैल्यू आ रही है 1 मीटर, किसी कंडक्टर के लिए 2 मीटर, किसी के लिए आ रही है 5 मीटर। तो बेसिकली जितना बेहतर कंडक्टर होता जाएगा ये डेल्टा की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, ठीक है। ओके, ओके, क्यों? क्योंकि जितना बेहतर कंडक्टर होता चला जाएगा, अल्फा जो होता है वो हमारा इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक है ना। तो डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। परफेक्ट कंडक्टर के लिए अल्फा जो होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। हम अल्फा की वैल्यू वापस से देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा में ब्रैकेट में, सॉरी, अंडर रूट में सिग्मा आ रहा है, तो इस टर्म की वजह से ये वैल्यू जो होती है वो बहुत ही हाई होती है अल्फा। तो जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है डेल्टा होता चला जाता है कम। इससे हमें क्या पता चलता है कि EM वेव जो होती है वो गुड कंडक्टर में कम से कम पेनिट्रेट करती है, तो जितना बेहतर कंडक्टर होगा उतना कम पेनिट्रेट करेगी। इसी वजह से हम कहीं कहीं सिल्वर या सिल्वर प्लेटिंग को यूज करते हैं, जहां जहां हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन को रेस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। और डेल्टा का अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास निकल के आई थी, अल्फा की वैल्यू एक बार हम देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखिए अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो आई थी हमारे पास अंडर रूट में पाई म्यू सिग्मा। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू की बात करूं तो वो आ जाएगी 1 में अंडर रूट में पाई एफ म्यू सिग्मा। इसी को हम चाहे तो ओमेगा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डेल्टा के बारे में बात। ओमेगा की टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड, ठीक है ना, अंडर रूट में। तो 2 पाई एफ हमारा क्या हो जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 में ओमेगा म्यू सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारी डेल्टा की वैल्यू हो गई। अब देखिए हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी निकाली थी जिसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, यानी सिग्मा, ये हमारा ईटा, ठीक है। ईटा की जो वैल्यू है, ईटा की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा के टर्म्स में, ठीक है। तो ओके, चलिए लिखते हैं इसको। तो देखिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ओमेगा म्यू सिग्मा और 2 है, ठीक है, डेल्टा में। और अगर आप बात करें ईटा में, यहाँ पे ओमेगा म्यू और सिग्मा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसे ओमेगा म्यू अपॉन में सिग्मा बना लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसे सॉल्व कर ही देता हूँ। डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 तो पहले लिख लीजिए,
ये ब्रैकेट में है, अपॉन में ओमेगा म्यू है, सिग्मा से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे सिग्मा चाहिए ओमेगा म्यू के डिनोमिनेटर में, मतलब के रेशियो में। तो सिग्मा से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी किया, यहाँ पे बन गया सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा क्योंकि स्क्वायर हो गया तो ये आ जाएगी टर्म बाहर। ठीक है, तो डेल्टा को हम ये लिख सकते हैं। ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी आप एक बार देख लीजिए। ये क्वांटिटी जो है वो रेसिप्रोकल है ईटा का, मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ओमेगा म्यू अपॉन में सिग्मा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो √2 अपॉन में सिग्मा डेल्टा। ओके, अब हम यहाँ पर जब हम ईटा और डेल्टा की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे ना, तो ये जो था ये ईटा का मैग्नीट्यूड था। ठीक है, तो बेसिकली ईटा का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कि √2 अपॉन में सिग्मा डेल्टा। अच्छा, ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल को हम लिखते हैं थीटा एन, ईटा थीटा ईटा हम इसको लिख लेते हैं, जो कि गुड कंडक्टर के लिए ये वैल्यू होती है हमारी 45 डिग्री, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हम रख सकते हैं, इस तरह से हमारा ईटा भी निकल करके यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, द फेनोमेना whereby field intensity in a conductor rapidly decreases is known as skin effect। तो ये आपने पावर सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि किसी कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में होता क्या है, अगर वो एसी करंट बेसिकली कैरी कर रहा है, साइनसॉइडली वेरिंग एसी करंट अगर उसके अंदर, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द करंट है वो आउटर स्किन पे रिसाइड करता है, जिसको हम बेसिकली स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर होता क्या है कि अंदर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो सॉरी बाहर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो आउटर स्किन पे बहुत ही कम होती है, वो कंडक्टर में प्रोपोगेट करते करते डिके होती चली जाती है। तो जैसे जैसे करंट जो होता है कंडक्टर के, अगर आप सेंटर से बात करें, अगर उसके एक्सिस की तरफ से बात करें, तो एक्सिस से बाहर की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो डिक्रीज होने लगती है। तो बेसिकली कंडक्टर में प्रोपगेशन जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका मैग्नीट्यूड जो है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो गिर रहा है, जो कि बहुत ही कम होता है आउटर स्किन में, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सरफेस से या उसकी स्किन से बेसिकली जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम करंट जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, इसी को हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से ये जो चीज है वो यहाँ पर रिकॉल हो गई है। ठीक है, तो वहां पर भी हमने ये चीज पढ़ी है, यहाँ पर भी हमने इसको ईएम वेव्स के प्रोपगेशन की फॉर्म में पढ़ा है। वहां पर हम उसको सिर्फ ये बोलते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो अंदर से जा रहा होता है, तो उसको हम इंडक्टेंस की फॉर्म में बेसिकली पढ़ते हैं, इम्पिडेंस की फॉर्म में उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो रिड्यूस होती चली जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये प्रोपगेशन जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।